प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, अगर आपको ध्यान हो और उस समय आपने काफ़ी हमने प्रोग्राम्स भी किए थे, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बार बार लोग सिक्योरिटी इश्यूज को उठा रहे थे कि कितना सिक्योर होगा आपका ट्रांजैक्शन जब डेटा लीक होता है, डेटा ब्रीचेस होते हैं। तो ऐसे में डिजिटल रुपी की अगर हम बात करें तो कितना फूल प्रूफ आपको लगता है? इसके पिटफॉल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है? लॉन्च तो हो गया, फायदेमंद होगा, ये भी समझ में आया, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बट what could be the challenges in rolling out this digital rupee? जी नीलू जी, तो पहली बात तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में न्योता देने के लिए। मैं चैलेंजेस पे आखिर में आता हूँ। सिक्योरिटी वाला मुद्दा वैसे भी मैं उठाने वाला था, मगर मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर चरण सिंह से अपनी बातें को जोड़ते हुए मुझे कोई असहमति नहीं है उनकी बातों से, मगर मुझे आपकी जो शुरू में इंट्रोडक्शन था उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और अपने श्रोताओं को ये उनका समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन से पहले कैश का जो इस्तेमाल था उसमें वो दुगना हो गया है डिमोनेटाइजेशन के बाद। वो दुगना सिर्फ फुल मतलब सिर्फ करेंसी के रूप में नहीं हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ही सिर्फ नहीं हुआ है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, यानी कि जो हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो अनुपात है कैश में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एज ए शेयर ऑफ जीडीपी बढ़ गया है, भयंकर रूप से बढ़ा है बल्कि। तो इस भुलावे में रहना कि डिजिटल ट्रांजैक्शन एक तरफ बढ़ेंगे तो कैश का इस्तेमाल कम होगा और फॉर्मलाइजेशन होगा हमारी अर्थव्यवस्था का और टैक्स टू जीडीपी वगैरह बढ़ेगा, तो अब उसकी असलियत भी सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारी देश में उसकी जरूरत है, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, वो वैसे ही बढ़ रहे थे डिमोनेटाइजेशन के पहले, और डिमोनेटाइजेशन का इसमें जीरो योगदान है, जीरो। बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि डिमोनेटाइजेशन एक भयंकर नकारात्मक काम था जिसकी वजह से हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद घटा, जिसकी वजह से हमारे देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और जितने हमारे किसान भाई थे उन पर भयंकर नकारात्मक असर हुआ। तो इसको डिमोनेटाइजेशन से जोड़ने का कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई एक मतलब जो नोटबंदी का काम किया गया था उसका साफ उद्देश्य एक राजनीतिक था। वो राजनीतिक उद्देश्य सबको मालूम है, चाहे लोग बात करने से कतराएं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस तेज होते हैं, ट्रैक किए जा सकते हैं, मगर अगर आप उससे यह उम्मीद करें कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक करके आप टैक्स को बढ़ा लेंगे, भूल जाइए। अगर ऐसा होता तो भाई टैक्स टू जीडीपी रेशो पिछले 4-5 साल में घट क्यों रहा है? सवाल ये घट क्यों रहा है? बिल्कुल। तो इसका भी कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, इसका भी जवाब हमको चाहिए। आखिरी बात पे आता हूं, जो आपने सवाल किया था साइबर सिक्योरिटी। देखिए, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ी है, अच्छी बात है कि बढ़ रही है, मगर उसके लिए जो साइबर सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क होता है, वो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क हमारे देश में मौजूद ही नहीं है। तो आप एक तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये देखिए, गलत ना समझिएगा, ये इंडिया स्टैक जो चीज है उसका एक भाग है डिजिटल रुपी,
होलसेल में शुरू हो रहा है, रिटेल में शुरू होगा, धीमे धीमे बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर डिजिटल सिक्योरिटी की कौन इसके बारे में चिंता कर रहा है? और क्या डिजिटल सिक्योरिटी का मुद्दा आरबीआई में उतनी ही तवज्जो दी जा रही है उसमें जो मतलब नए चीजें लागू करने में दी जा रही? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और आपको जितना सुनने में आ रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको यह भी सुनने में आता है कि बैंक से इतने लाख रुपए किसी ने निकाल लिए और आपको बाद में पता चला Exactly. और आप फिर दौड़े दौड़े फिर रहे हैं बैंक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बैंक आपको पूरा अमाउंट का जो आप डिपॉजिट किए हुए हैं उसका इंश्योरेंस दे रहा है। तो ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप इंडिया स्टैक में चीजें जोड़ते तो जरूर चले जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात होना चाहिए। मगर क्या पहले आप ये सोच रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी का पूरा इंतजामात हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो इतनी ताबड़तोड़ क्या है? ये सिर्फ यही दिखाने के लिए कि हम दुनिया में अव्वल नंबर पे हैं या उन देशों में हैं जो सबसे बड़े ऊंचे हैं। और जहां तक जापान का सवाल है, जापान में कैश का इस्तेमाल हमारे देश से ज्यादा ही है, हालांकि वो विकसित देश है। तो पॉइंट ये है कि जापान तो बड़ी संगठित अर्थव्यवस्था है, बहुत संगठित अर्थव्यवस्था है, और टैक्स टू जीडीपी रेशो उनका अच्छा है। तो देखिए ये चीजें जुड़ी नहीं हुई हैं। ये कोई ये सोचे कि हम ये सब चीजें कर देंगे तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इससे नहीं होता है। पहले फॉर्मलाइजेशन के बारे में सोचिए, असलियत में टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने की कोशिश करिए, फिर ये नए शगुफे आप जरूर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं।